नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। परियोजना 75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के विकास को मंजूरी। इन पनडुब्बियों का निर्माण रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत। रायमोना पार्क असम के छठे नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित। गोल्डन लंगूर के लिए है प्रसिद्ध। वन वेब ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 36 और उपग्रहों को किया प्रक्षेपित। इसी के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में वन वेब के कुल उपग्रहों की संख्या हुई 218। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी हेल गन के उपयोग का किया परीक्षण। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को असम सरकार ने विविध वन्य जीवों से समृद्ध रायमोना पार्क को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। रायमोना नेशनल पार्क असम के कोकराझार जिले में स्थित है। इसी के साथ भारत में कुल 105 अधिसूचित नेशनल पार्क हो गए हैं। असम के अन्य 5 नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा हैं। इनमें से 2 काजीरंगा और मानस यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा असम के देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने के लिए भी काम चल रहा है। देहिंग पटकाई पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। रायमोना नेशनल पार्क में कई प्रकार के वन्यजीव हैं, जिनमें गोल्डन लंगूर, एशियाई हाथी, बाघ, भारतीय गौर, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरण, हॉर्नबिल आदि शामिल हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। बिना अनुमति के कोई भी मानवीय गतिविधियां इस क्षेत्र में नहीं की जा सकती। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए नए वर्क स्ट्रीम की शुरुआत की है। ये वर्क स्ट्रीम इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत शुरू किया गया है। इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की एक पहल है, जो निम्न कार्बन वाली औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। इस पहल से विश्व के बहुत से सरकारी और निजी संगठन जुड़े हैं। बताते चलें कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल की स्थापना दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की गई थी। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाला एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। भारत सहित 29 देश CEM का हिस्सा हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी वन वेब ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 36 और उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पृथ्वी की निचली कक्षा में वन वेब के कुल उपग्रहों की संख्या 218 हो गई है। बताते चलें कि वन वेब कंपनी कुल 648 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगी। वन वेब में भारतीय एयरटेल की भी हिस्सेदारी है। वन वेब का उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, उत्तरी यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र और कनाडा समेत वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाना है। वन वेब ने इस कार्यक्रम को 5 to 50 सर्विस का नाम दिया है। लियो उपग्रह पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। पृथ्वी के नजदीक परिक्रमण करने के कारण लियो उपग्रह प्रणाली भूस्थैतिक उपग्रह प्रणालियों की तुलना में सशक्त सिग्नल और तेज गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह बहुत तीव्र गति से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और 1.5 से 2 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। नतीजतन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी पर स्थापित ट्रांसमीटर के साथ बहुत कम समय के लिए संपर्क स्थापित कर पाता है। इसलिए इंटरनेट या संचार सुविधाओं की अबाध आपूर्ति के लिए उपग्रहों के एक विशाल बेड़े की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि 5 to 50 सर्विस के लिए 648 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा रहा है। ज्यादातर वैज्ञानिक पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को उचित नहीं मानते, क्योंकि इससे अंतरिक्ष मलबा तेजी से बढ़ेगा। वृद्धजनों के कल्याण के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी कि सेज कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है। सेज पोर्टल बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। सेज कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की सिफारिशों पर बनाई गई है। सेज के तहत चुने गए स्टार्टअप स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसी विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए अभिनव उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे। समिति के परामर्श के अनुसार सेज के तहत चयनित स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे।
ओलावृष्टि से फसल को खराब होने से बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार स्वदेशी रूप से विकसित एंटी हेल गन अर्थात ओलावृष्टि रोधी बंदूक के उपयोग का परीक्षण करेगी। हालांकि अब भी हिमाचल प्रदेश सरकार एंटी हेल गन का उपयोग करती है, लेकिन ये सभी आयातित गन हैं। स्वदेशी एंटी हेल गन का उपयोग पहली बार होगा। इन एंटी हेल गन को आईआईटी बॉम्बे ने डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह एंटी हेल गन आयातित गन की तुलना में काफी सस्ते हैं। एंटी हेल गन कई मीटर ऊंचे आकाश की ओर खुलने वाली एक लंबी और संकीर्ण शंक्वाकार नली युक्त मशीन होती है, जिसमें एसिटिलीन गैस और हवा का विस्फोटक मिश्रण भरकर दागा जाता है, जिसके कारण शॉक वेव्स निकलती हैं। शॉक वेव्स बादलों में जल बूंदों को ओलों में बदलने से रोक देती है। इस कारण ओलावृष्टि को रोककर फसलों के नुकसान को बचाया जा सकता है। बताते चलें, ओलों का निर्माण कपासी वर्षा मेघों से होता है। कपासी वर्षा मेघ दूर दूर तक फैले घने काले बादल होते हैं। इन बादलों में गरज के साथ बिजली चमकने की घटना सामान्य है। रक्षा अधिग्रहण परिषद परियोजना 75I के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के विकास की मंजूरी दे दी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत किया जाएगा। सामरिक भागीदारी मॉडल रक्षा खरीद प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। परियोजना के तहत निर्मित पहली पनडुब्बी की आपूर्ति 2030 तक होने की संभावना है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल का उद्देश्य विश्व की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियों के उत्पादन में भारतीय निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना है। इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र के तटीय भाग गाजा पट्टी के बीच हालिया संघर्ष की पृष्ठभूमि में मानवाधिकार परिषद में इंश्योरिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड इन इजराइल शीर्षक से एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। 24 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 9 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और भारत समेत 14 सदस्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किए जाने की जांच करने हेतु एक स्वतंत्र जांच आयोग की स्थापना की जाएगी। फिलिस्तीन ने देशों के तटस्थ रहने की आलोचना की और कहा है कि इस तरह से मतदान में भाग नहीं लेने से सभी लोगों के मानवाधिकारों का दमन होता है। विश्व बैंक ने ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेसिलियंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ब्लैक कार्बन के कारण ग्लेशियर के पिघलने की घटना का अध्ययन करती है। इस अध्ययन के लिए हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं को चुना गया। बताते चलें कि ब्लैक कार्बन एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ब्लैक कार्बन शीघ्रता से साफ हो जाता है और यदि इसका उत्सर्जन बंद कर दिया जाए तो इसे वातावरण से समाप्त किया जा सकता है। यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और वातावरण को गर्म करता है। जब यह वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरता है तो यह बर्फ और ग्लेशियर की सतह को काला कर देता है। इस प्रकार उनके अल्बेडो को कम कर देता है और बर्फ को गर्म करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से हिमनद पिघलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देश वर्तमान में व्यवहार्य नई नीतियों को लागू करके इसमें अतिरिक्त 50% की कमी की जा सकती है। रिपोर्ट कहती है कि हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं के ग्लेशियर वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। साथ ही सभी मौजूदा उपायों के बावजूद 2040 तक ग्लेशियर के पिघलने की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिसका प्रभाव निचले हिस्से में रहने वाले समुदायों पर पड़ेगा। संविदा या परामर्श के आधार पर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की है। इसके बाद सभी संस्थानों के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने के संदर्भ में एक समान प्रक्रिया हो जाएगी, जिससे अनावश्यक शिकायतों में कमी आएगी और सतर्कता मंजूरी की निश्चित प्रक्रिया के कारण दागी अतीत वाले अधिकारियों की नियुक्ति से भी बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की स्थापना फरवरी 1964 में सरकार द्वारा के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। सितंबर 2003 में पारित एक कानून से इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसका प्रमुख काम भ्रष्टाचार की रोकथाम है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को अब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले वेतन भुगतान को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जातियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए कहा है। अभी तक मनरेगा योजना के तहत मजदूरी के लिए केवल एक प्रणाली है। वेतन भुगतान को श्रेणियों में विभाजित करने का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होने वाले लाभों का आकलन करना है। लेकिन वेतन भुगतान को श्रेणियों में विभाजित करने से भुगतान प्रणाली के जटिल होने की संभावना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इससे भुगतान में देरी भी होगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने भुगतान को समय पर करवाने का आश्वासन दिया है। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।